स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। ये हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर है इन्वायरमेंट का। और हमने कहा था ना कि इन्वायरमेंट का रिपोर्ट हमेशा दिमाग में ध्यान रखना। रिपोर्ट हमने बहुत सारे बताए हैं पीछे भी लेक्चर में। एक रिपोर्ट और देखने जा रहे हैं। जब भी अगर प्लास्टिक पे बात होगी तो इसके बिना क्या होगा, अधूरा होगा। मतलब इस रिपोर्ट को कोट कर दोगे तो छलांग, कहते हैं ना नंबर में छलांग मारना, यही होता है। कैसे? तो एक रिपोर्ट आया किसका, ओईसीडी का, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक रिपोर्ट आया, जिसमें पॉलिसी सिनेरियो टू 260 रिपोर्ट पूछा जाता है। ग्लोबल अगर पूछ ले कि ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक पॉलिसी सिनेरियो टू 2060 रिपोर्ट किसने जारी किया, तो ओईसीडी ने जारी किया। और वेरी इंपॉर्टेंट है ये सिनेरियो। क्या बोल रहा है ओईसीडी? ओईसीडी बोल रहे हैं कि आर्थिक और जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसके कारण प्लास्टिक का उपयोग और प्लास्टिक कचरा का उपभोग भी, प्लास्टिक का उपयोग बढ़ रहा है और प्लास्टिक कचरा भी हो रहा है। और विश्व का लगभग ये क्या हो जाएगा, विश्व स्तर पे लगभग तिगुना हो जाएगा। कब तक? 2060 तक। कितना हो जाएगा? तिगुना हो जाएगा ना। बात है तो हमारा पहला फैक्ट याद रखना कि 3 टाइम्स बढ़ जाएगा जितने आर्थिक विकास हो रहा है, जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है। दूसरा है कि उप सहारा अफ्रीका और एशिया जैसी उभरती अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक वृद्धि की संभावना है प्लास्टिक की। प्लास्टिक कचरे की सबसे ज्यादा कहां पे? उप सहारा अफ्रीका और एशिया से। कुल प्लास्टिक कचरे का संभवतः आधा हिस्सा अभी भी लैंडफिल में जाता है। कितना? 50% लैंडफिल में जाता है, जिसमें से 5वें हिस्से से भी कम क्या होता है? पुनर्चक्रण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। 5वें हिस्से से भी कम या 20% से भी कम हमारा क्या होता है? पुनर्चक्रण होता है प्लास्टिक का। पर्यावरण में प्लास्टिक का रिसाव दोगुना हो जाएगा। पर्यावरण में प्लास्टिक का रिसाव कितना हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। और जलीय परिवेश में प्लास्टिक का संग्रहण, जो संग्रह है वो 3 गुना बढ़ जाएगा। तो जलीय संकट भी आ जाएगा, जलीय पर्यावरण भी दूषित हो जाएगा प्लास्टिक की वजह से। और इससे पर्यावरण पर तो पड़ेगा ही प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव स्वास्थ्य पे भी पड़ेगा। प्लास्टिक के जीवन चक्र से निम्नलिखित प्रभावों में दोगुने से अधिक वृद्धि होने का अनुमान है। क्या? ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन होगा, ओजोन का निर्माण प्रभावित होगा, अम्लीकरण और मानव विषाक्तता में वृद्धि होगी। ये वृद्धि होने के अनुमान है। ठीक, अब जरा सा आगे चलते हैं। जैव चिकित्सा अपशिष्ट की बात करें, बायोमेडिकल वेस्ट की, तो हम लोग प्लास्टिक इससे पहले पढ़े थे, उसके बाद जैव चिकित्सा, क्योंकि ये 2022 का न्यूज था। और 22 में क्यों इंपॉर्टेंट था? तो ज्यादातर कोविड की वजह से बायोमेडिकल वेस्ट ज्यादा हुए, तो उसको निपटारा करने के लिए जैव चिकित्सा अपशिष्ट न्यूज में रहा था। अब ये बात करें कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के द्वारा हाल ही में भारतीय पर्यावरण की स्थिति 2021 शीर्षक वाली रिपोर्ट में क्या कहा कि ये कोविड-19 की वजह से जैव चिकित्सा अपशिष्ट के वर्ष मई माह में प्रतिदिन कितना हो गया? 2,03,000 चिकित्सा अपशिष्ट उत्पादन हुआ। तो हमने कहा पहले ही बोला कि कोविड की वजह से बायोमेडिकल वेस्ट ज्यादा उत्पन्न हुआ। तो बायोमेडिकल के बारे में देखें, वेस्ट के बारे में क्या क्या हमको जानना चाहिए। तो जैव चिकित्सा अपशिष्ट का मतलब क्या? कोई भी मानव हो, पशु हो, या किसी का भी हम क्या कर रहे हैं, रोग के निदान कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, टीकाकरण कर रहे हैं, इन सब से जो उत्पन्न होती हैं अपशिष्ट, उसको बोला जाता है जैव चिकित्सा अपशिष्ट। मतलब प्राणियों में सब है, प्राणियों की चिकित्सा से जुड़े अपशिष्ट को ही क्या बोला जाता है? जैव अपशिष्ट बोला जाता है। स्रोत क्या है? अगर जैव चिकित्सा अपशिष्ट की स्रोत की बात करें तो प्राथमिक स्रोत के रूप में सबसे ज्यादा कहां से निकलता है? अस्पताल से, नर्सिंग होम से, पशु चिकित्सा से, क्लिनिक से, औषधालय, जो औषधालय है वहां से, और रक्त से। यहां से हमें क्या मिलता है? प्राथमिक स्रोत है किसका? जैव चिकित्सा का। अन्य स्रोत में भी घरेलू हो सकता है, उद्योग हो सकता है, शिक्षा संस्थान हो सकता है, अनुसंधान केंद्र भी हो सकता है, जहां पे जैव चिकित्सा अपशिष्ट के स्रोत बन सकते हैं या यहाँ पे अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। अब
इस जैव चिकित्सा अपशिष्ट से अस्पताल के रोगियों, स्वास्थ्य कर्मियों और आम जनता से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम क्या क्या है, क्या जोखिम है इससे। तो देखो, जैव चिकित्सा अपशिष्ट के संपर्क से आने में क्या होगा, संक्रमण फैल सकता है, इन्फेक्शन फैलेगा। जो भी बायोमेडिकल वेस्ट होंगे, अगर उसके संपर्क में कोई आएगा तो इन्फेक्शन रेट बढ़ जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा। दूसरा क्या, रेजिस्टेंट माइक्रोबियल, जो माइक्रोब होंगे वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे, रेजिस्टेंट का मतलब प्रतिरोधी हो जाएंगे। अर्थात रेजिस्टेंट का मतलब क्या, कि कोई भी एंटीबायोटिक दोगे वो मरेंगे नहीं बैक्टीरिया, क्योंकि उस एंटीबायोटिक के क्या हो जाएंगे, रेजिस्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। औषध उत्पादों का, जो कहते हैं ना कि मेडिसिन प्रोडक्शन से विषाक्तता का जोखिम होगा। जो भी मेडिसिन प्रोडक्शन कंपनी है, उनके प्रोडक्शन से क्या होगा, पॉइजनस, या कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा पॉइजनस फैलेगा उस एरिया में। जैसे कि मान लो, सपोज करो कि ये एरिया है और यहीं पे हम फैक्ट्री लगा दे रहे हैं मेडिकल का, एक तो वायु की वजह से तो होगा ही, लेकिन इसके जो अपशिष्ट निकलेंगे कि यहाँ के एरिया को क्या कर देंगे, पॉइजनस कर देंगे। या केमिकल होता है इसमें ना, तो केमिकल जानते हो कि क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है। ठीक, अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान से जुड़ी छोटे धारदार उपकरणों से, मतलब क्या हो रहा है कि बायोमेडिकल वेस्ट का हम प्रबंधन कर रहे हैं, निपटान कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है कि उसमें से कोई सुई होती है, चुभ जाती है, कोई धारदार होता है, कट जाता है। अब वो कट जाता है तो उससे जोखिम और बढ़ जाती है ना। चोट, रेडिएशन, चोट लग गया, रेडिएशन हो गया, रेडिएशन बर्न होता है। रेडिएशन बर्न क्या, जैसे आजकल न्यूक्लियर मेडिसिन आ रहा है। न्यूक्लियर मेडिसिन का मतलब कि यहाँ पे जो हमारा रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसको यूज किया जाता है न्यूक्लियर मेडिसिन में। और न्यूक्लियर मेडिसिन में जो कर्मी काम कर रहे होंगे, सोचो उनके रेडिएशन से कितना हार्म हो रहा होगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे हार्मफुल हैं। इन्फेक्शन हो जाएगा, रेजिस्टेंट होगा। फिर हमने कहा कि मेडिसिन प्रोडक्शन वाले जो उद्योग होंगे वो क्या कर देंगे, विषाक्त कर देंगे उस क्षेत्र को। फिर वे चोट वगैरह लग सकता है इनको, स्वास्थ्य कर्मियों को या अस्पताल रोगियों को चोट लगेगा, रेडिएशन से भी प्रभावित हो सकते हैं। कभी देखा होगा एक्सरे की मशीन में आप लोग गए होंगे, कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा। एक्सरे की मशीन में जो एक्सरे लेता है ना, जो बंदा कर्मचारी हमेशा एक्सरे लेता है ना, वो अपने प्रोटेक्शन के लिए पहले क्या करेगा, बाहर रहता है, एक शीशा के ग्लास लगाया रहता है, बाहर रहता है, देखता है और ओके वहां से बटन वगैरह दबाता है, पहले सेट करके बटन दबाता है, अपने निकल जाता है। ठीक ना, और ध्यान भी रखना पड़ता है, नहीं तो एक्सरे धीरे धीरे क्या कर देगा, रेडिएशन से प्रभावित होकर उसको कैंसर हो सकता है ना, कैंसर हो सकता है ना। तो मेडिकल में काम करना इतना इजी नहीं है, बात समझ रहे हो मेरी। अब जरा सा बात करते हैं कि स्वास्थ्य देखभाल में से संबंधित अपशिष्ट के अनुपयुक्त उपचार और निपटान से क्या पर्यावरण पे प्रभाव पड़ेगा, मतलब बायोमेडिकल वेस्ट से क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो पर्यावरण में रोगजनकों और विषैले प्रदूषकों की निर्मुक्ति होगी। मतलब समझ रहे हो, रोगजनकों मतलब जो भी डिजीज कॉज करने वाले एजेंट हैं। डिजीज कॉज करने वाले एजेंट क्या हैं, हो सकते हैं, तो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कोई पैरासाइट हो सकता है, कोई फंगल हो सकता है, कोई ये हो सकता है जो अमीबा टाइप का प्रोटोजोअन भी हो सकता है। तो अगर कोई वेस्ट मटेरियल आ रहा है तो जाहिर सी बात है इसके साथ ये भी आएंगे, प्रदूषक के साथ ये भी आएंगे, और विषैले मतलब पॉइजनस नेचर में होते हैं वो भी आएंगे। तो जो डिजीज कॉज करने वाले हैं वो आएंगे और विषैले प्रदूषक की क्या होगी, निर्मुक्ति होगी, तो पर्यावरण में विस्तार होगा इनका। जल प्रदूषण बढ़ेगा, भूजल का संदूषण होगा, दोनों होगा। ये जल को भी क्या करेंगे, प्रदूषित करेंगे, भूजल को भी संदूषण करेंगे, भूजल को भी संदूषण करेंगे। कैसे, जरा सा ये भी समझ लो कि ये मान लो कि बायोमेडिकल वेस्ट है, हमने यहाँ पे जमीन पे रख दिया, बारिश हुआ ना, बारिश हुआ तो ये बारिश होके स्पंदन होके क्या चाहेंगे, इसके साथ जितने हजार्डस प्रकृति के केमिकल हैं वो जाएंगे, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एटीसी भी जा सकते हैं। जब
भूमि जल में जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, संदूषित हो जाएगा। और जल भी ऐसी प्रकार के प्रदूषण में होगा। क्यों? अगर पानी हुआ बह के, मान लो कि ये कहाँ गया, नदी में गया, नदी में गया तो नदी क्या होगा, प्रदूषित हो जाएगा। संक्रामक अपशिष्ट, निप्रयोज औषधियां, उपचार में प्रयुक्त रसायन के कारण मृदा प्रदूषण हो सकता है, मतलब मृदा प्रदूषण होगा इससे। अपशिष्ट में मौजूद भारी धातुएं जैसे कैडमियम होती हैं, सीसा होता है, पारा होता है, इन पे क्या तो पादपों द्वारा अवशोषित तो की जा सकती हैं, और उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, पादपों के द्वारा अवशोषित किया जाता है और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश हो जाएगा। तो ये सारे हार्मफुल हमारे एलिमेंट हमारे शरीर में एंट्री हो जाएगा। अब नहीं समझो कि एक क्षेत्र है और यहाँ पे अगर पानी में कैडमियम सीसा पारा है तो पानी के साथ चला जाएगा प्लांट में, प्लांट फ्रूट करेगा तो वो फ्रूट बनाएगा, तो जो हम लोग सेवन करते हैं वो फ्रूट में भी कैडमियम सीसा पारा आदि का चला जाएगा। अगर चला गया तो फिर ये हमारे लिए हजारडस होगा। तो हमारे सोचने की तकनीकी क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर हजारडस की बात आए तो सोचने की तकनीकी क्या होनी चाहिए। पहली बात तो हमें बायोमेडिकल की बात है तो उसको देखा जाए तो पहली बात हम सोचेंगे क्या, पहला हम सोचेंगे कि डिजीज कॉजिंग एजेंट बढ़ेंगे, मतलब रोग कारक, रोग जनकों की निर्मुक्ति होगी, डिजीज मुक्त होंगे, डिजीज कॉजिंग एजेंट। दूसरा क्या, दूसरा हमने कहा वाटर की पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, वाटर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। फिर बताया सॉइल प्रदूषण बढ़ गया। अब फिर से देखो क्या हम वो बता रहे थे ना कि पर्यावरण पे एक कंसेप्ट बताया कि सब कुछ पे सोचना, पर्यावरण में सब कुछ सोचना, क्या तो लिथोस्फीयर होगा तो देखो सॉइल प्रभावित होगा, हाइड्रोस्फीयर होगा देखो वाटर प्रभावित होगा। फिर हम कहेंगे कि बायो कम्युनिटी होगा तो डिजीज कॉजिंग एजेंट बढ़ेंगे तो और लोगों को, बायो कम्युनिटी को भी प्रभावित करेगा, तो बायो कम्युनिटी हो गया। बचा क्या, एटमॉस्फेयर, तो बताओ उनसे जहरीली गैस निकलती हैं तो गैस से प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस का भी उत्सर्जन होता है, ये भी हो गया। बायो कम्युनिटी में एक और डायमेंशन जुड़ जाएगा डिजीज के अलावा कि ये प्लांट में क्या हो जाएगा, प्लांट में ये अवशोषित होते हैं और इसकी वजह से फूड चेन में क्या आ जाएंगे, फूड चेन या फूड वेब में आ जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे जो धातु होते हैं, तो उसकी वजह से हजारडस होगा। सोचने का तो वही तरीका है, सारे तो आ गए। मैं बार बार बोलता हूँ कि सोचने का तरीका विकसित करो हमेशा। अब ई अपशिष्ट की बात करो, ई अपशिष्ट की बात करो, ई वेस्ट की बात करो, तो कंप्यूटर, सूचना या संचार प्रौद्योगिकी के जो भी उपकरण हैं, घरेलू उपकरण हैं, ऑडियो वीडियो से उत्पाद और उनके सहायक उपकरणों से लेकर फेंके गए या अनुपयोगी विद्युत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट बोला जाता है। मतलब हम कहें एक वर्ड में कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का फेंका जाना ही या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अनुपयोग होना ही ई अपशिष्ट बनाता है, ई अपशिष्ट बनाता है, सीधी बात है। और ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहाँ हो सकते हैं, तो डायमेंशन देखो भाई, कंप्यूटर से आ सकता है कि नहीं, जितने आईटी से हैं जुड़े हुए हैं, आईटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, मतलब मोबाइल वगैरह जितने जो कम्युनिकेशन करते हो वो सारे जुड़े होंगे। घर पे यूज होते हैं फ्रिज, टीवी ये वगैरह, तो घरेलू डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो सकता है, कोई ऑडियो विजुअल प्रोडक्ट हो सकता है, कोई बहुत सारे एसेसरी मिलते हैं प्रोडक्ट, कोई एक प्रोडक्ट लोगे टीवी तो उसके साथ एसेसरी प्रोडक्ट भी मिलेंगे, वो एसेसरी प्रोडक्ट भी आ जाएगा। इन उपकरणों का क्या होना, इन उपकरणों को लेकर क्या किया जाता है, फेंक दिया जाता है, वही बनते हैं ई अपशिष्ट ना। अब जरा सा बात करते हैं ई अपशिष्ट का प्रबंधन क्यों महत्व रखता है, क्यों महत्व रखता है ई अपशिष्ट को प्रबंधन। पहली बात कि चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन के लिए महत्व रखता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या है, चक्रीय अर्थव्यवस्था हमेशा देखना, इस एक की पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना, की पॉइंट, इस की पॉइंट को हमेशा दिमाग में बैठाने रखना। क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि चक्रीय अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, बड़ी आसानी से समझो। जैसे कि हम क्या करेंगे कि कोई प्रोडक्ट बनाना है, जैसे कि हम मान लो कि लैपटॉप का पढ़ा रहे हैं और लैपटॉप की जो हमारा मदरबोर्ड होता है, क्या मदरबोर्ड होता है,
मदरबोर्ड में बहुत भारी भारी धातुएं लगाई जाती हैं और महंगी धातुएं होती हैं। तो यहाँ पे तो इनपुट कर दिया मदरबोर्ड में, अब ये खराब हो गया तो फेंक दिया। तो हम क्या करेंगे, इन मेटल को या जो भी हमारे उपयोग वाले चीज हैं उनको निकालेंगे और फिर से क्या कर देंगे, इनपुट कर देंगे। तो इसी को बोलते हैं चक्रीय अर्थव्यवस्था। चक्रीय अर्थव्यवस्था, जैसे कि एक एग्जांपल लो कि लैपटॉप, बहुत सारे धनाढ्य व्यक्ति होते हैं कि लैपटॉप क्या करते हैं, खरीद के हर 2 या 3 महीने पे बदल रहे हैं, नए मॉडल आ रहा है बदल रहे हैं, ये चलता फिरता है लैपटॉप। अब इसके उत्पादन को मैं अगर कहूं तो रिसाइकिल करना, चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन करना, मतलब इसी को फिर से नया करके बेचा जा सकता है। तो हमारा तो इनपुट भी वही रहा, वेस्ट मटेरियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और चक्रीय अर्थव्यवस्था से हमारा क्या हो जाएगा, बेनिफिट होने लगेगा। जितने उपकरण हैं उसका रीयूज करने लगा जाए या रीयूज को प्रोत्साहित किया जाए तो समझो कि कितना हमारा संसाधन बचेगा, कितना। ई अपशिष्ट का अवैज्ञानिक निष्कर्षण पर्यावरण के लिए खतरनाक हो सकता है। जैसे लैंडफिलिंग से खतरनाक पदार्थ लीचिंग द्वारा क्या चले जाएंगे, मृदा में चले जाएंगे, नदियों में चले जाएंगे, कुओं में चले जाएंगे, जल स्रोतों में चले जाएंगे। जैसे कि लेड ही लगा है और लीचिंग के द्वारा वो पानी में चला गया, फूड चेन में आ जाएगा, वो हार्मफुल होगा। कई ऐसे एलिमेंट इसमें लगाए जाते हैं, जैसे आर्सेनिक है, अगर आर्सेनिक लगाया गया तो फिर ये तो सेमीकंडक्टर में यूज होता है ना, भाई डायोड और ट्रायोड पढ़ा होगा कभी, अगर पढ़ा होगा तो ठीक है, पीएनपी, एनपीएन, एनपी जंक्शन, पीएन जंक्शन, ये सब पढ़ा होगा तो पता चल होगा। नहीं पढ़ा होगा तो मगज नहीं करना है, बस इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ई अपशिष्ट से कई संभावित जहरीले और खतरनाक पदार्थ जैसे भारी धातु निकलते हैं, कैडमियम हो गया, लेड हो गया, मरकरी हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया। ये क्या करते हैं, मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। केवल मानव स्वास्थ्य को ही नहीं प्रभावित करते, तो फिर से वही अपशिष्ट की बात है। तो हम लिथोस्फीयर समझे डायमेंशन देखेंगे, हाइड्रोस्फीयर, बायोकॉम्बिनेट के और एटमॉस्फेयर को क्या प्रभावित करता है, सब पे प्रभाव करेगा ये ना, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। मृदा, लिथोस्फीयर में मृदा को प्रभावित करेगा, मृदा का क्षरण करेगा, एक तरह से कहेंगे कि उर्वरकता। आज टंग फंस रही है हमारी ना, आज आवाज भी भारी लग रही है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रहा। फिर भी आप लोगों को है ना टाइम टू टाइम क्लास देना है। तो सॉइल होगा, हाइड्रो जल दूषित होगा कि नहीं होगा। बायो कम्युनिटी मतलब प्राणी जगत प्रभावित होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बायो कम्युनिटी में प्लांट प्रभावित होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हमने पहले ही बताया था कि कैडमियम का एब्जॉर्प्शन कर ले, लेड का एब्जॉर्प्शन करके, और ये प्लांट कहाँ पहुंचा देते हैं, फूड चेन में, फूड वेब में पहुंचा देते हैं ना। और फिर से आफ्टर ऑल क्या होगा, मानव ही उसके खतरा को झेलेगा। क्या चुनौतियां हैं, इसको चुनौतियां क्या है लेके, तो पहली बात तो चुनौतियों को हमेशा देखना चाहिए मल्टीपल डायमेंशन में। मैं बार बार बताता हूं कि चुनौतियों को मल्टीपल डायमेंशन में, मल्टीपल डायमेंशन क्या, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, फिर कानून से रिलेटेड, जन जागरूकता से रिलेटेड, फिर क्या, फिर तो आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कानून हो गया, जन जागरूकता हो गया, रिसाइकिल से रिलेटेड, प्रबंधन से रिलेटेड, ये सब सारी चुनौतियां आएंगी। अब देखो कैसे आ रही हैं, आपको सोचना है, बस सोचो तो हर एक चीज पे आएगा। जो ई अपशिष्ट की मात्रा की खराब ट्रैकिंग और निगरानी है, मतलब प्रबंधन अच्छा नहीं है। औपचारिक क्षेत्र में भागीदारी और सुरक्षित हैंडलिंग और निष्कर्षण प्रक्रियाओं के बारे में उनका कम ज्ञान है, मतलब तकनीकी रूप से दक्ष नहीं है, तकनीकी रूप से दक्ष नहीं है, सीधी बात। ई अपशिष्ट का 95% से अधिक हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सुरक्षा उपकरण, निष्कर्षण प्रौद्योगिकियों आदि के लिए आवश्यक उच्च अपशिष्ट प्रबंधन, निष्कर्षण और खरीद लागत, मतलब कि सीधी बात है कि जितना हम ई अपशिष्ट का प्रबंधन करने जाएं या निष्कर्षण करने जाएं, उसमें लागत ज्यादा लगता है, और लागत कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी को ही लाना पड़ेगा लागत को कम करने के लिए।
तो फिर से तकनीकी का ही दूसरा आयाम है ये। तेजी से बढ़ता अपशिष्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, गैजेट से तेजी से ई अपशिष्ट उत्पादन होने लगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आने लगे हैं। आप बैठे बैठे अपने घर में से मोबाइल से कार्ड निकाल सकते हो। आप कहीं बाहर हो और लगा कि अरे हमने घर का तो बिजली ऑफ ही नहीं किया, बैठे बैठे घर से ऑफ कर सकते हो ना। एक एग्जांपल है, एलेक्सा को देख लो, अमेजन का, अमेजन का, या अमेजन, हम अम्मा ही जान बोलते हैं इनको क्योंकि सब कुछ तो देते हैं ये। अपशिष्ट का खराब पृथक्करण और संग्रहण। पृथक्करण नहीं होता है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। कौशल भाई, ई अपशिष्ट का प्रबंधन में हमें कैसे व्यक्ति चाहिए? कौशल युक्त व्यक्ति चाहिए। कौशल युक्त व्यक्ति चाहिए, वही प्रबंधन कर सकता है। तो कौशल की कमी लोगों में, जन जागरूकता की कमी ना, रिसाइकिल की कमी, ये सारे हमने बता दिए हैं, यहाँ पे तो नहीं दिया है, लेकिन डायमेंशन हमको खोलना आ गया। पहले से हर बार चिल्लाते रहते हैं, आप लोगों को समझ में आता नहीं है। यही एक है कि जब सीख जाओगे ना गेम खेलना, डायमेंशन खोलना, अपने आप आ जाएंगे, कंटेंट अपने आप आ जाएंगे। यकीन मानो, खोल के तो देखो। अब आ जाते हैं रिन्यूएबल एनर्जी पे। रिन्यूएबल एनर्जी हम यहाँ पे बता रहे हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी आपका पेपर 3 में इकोनॉमी में दिया गया है, इकोनॉमी में भी दिया। तो इकोनॉमी की बात यहाँ पे बता दे रहे हैं, फिर से वहाँ इकोनॉमी में चर्चा नहीं करेंगे ना। तो रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो याद है कि पंचामृत ग्लासगो में घोषणा किया गया था। तो 2030 तक 50% ऊर्जा कहाँ से हो पूरा करेगा भारत? रिन्यूएबल एनर्जी से या नवीकरणीय ऊर्जा से करेगा। और 2030 तक कितने गीगावाट का उत्पादन करेगा रिन्यूएबल एनर्जी से? तो 500 गीगावाट का उत्पादन करेगा। और 2022 तक कितने गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता की स्थापना करना है 2022 तक? तो वो तो खत्म हो गया, 227 गीगावाट का था, और काफी सफल भी हो रहा है। अब वर्तमान स्थिति अगर देखा जाए रिन्यूएबल एनर्जी में भारत की क्या स्थिति है, तो देखो, अगर हम देखें कि नवीकरणीय ऊर्जा में, रिन्यूएबल एनर्जी में विश्व में चौथे, भारत क्या है? विश्व में चौथा है रिन्यूएबल एनर्जी में। सौर ऊर्जा में देखा जाए, सोलर एनर्जी में 5वां स्थान रखता है। पवन ऊर्जा में कौन सा स्थान रखता है? चौथा रखता है। ये डाटा तो हमेशा याद रहना चाहिए। कुल स्थापित क्षमताओं में अगर देखा जाए रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत की हिस्सेदारी कितनी है? 40% है। तो रिन्यूएबल एनर्जी कितना कर रहा है? 40% कर रहा है उत्पादन। अब बाधाएं क्या है रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी? मतलब मैं यहाँ पे हर एक चीज की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना कि हर एक सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी की हर एक की बात कर रहे हैं। सौर ऊर्जा की अपने कुछ फायदे होंगे तो उनकी कुछ कमियां होंगी। ग्रिड कनेक्टेड और ऑफ ग्रिड की बात किया जाता है सौर ऊर्जा की। सौर ऊर्जा में अगर रिन्यूएबल एनर्जी में देखें तो ये अनुसंधानीय रूप से कम टैरिफ है। मतलब इसके टैरिफ क्या है? बहुत कम है। हमें इसके सोलर पैनल वगैरह जो भी है वो क्या करना पड़ता है? हमें खुद ही इंपोर्ट करना पड़ता है चाइना से। इसमें जितने सेमीकंडक्टर लगाए जाते हैं वो हमें कहां से? चाइना से होता है। जबकि भारत सिलिकॉन में रिच है, फिर भी होता है। पवन ऊर्जा में देखो, तटवर्ती और तटीय में लगाया जाता है। तो ये पवन ऊर्जा लगाने से क्या होता है कि पक्षियों पे प्रभाव पड़ता है, वन जीवों पे प्रभाव पड़ता है वहां के। केवल बड़े पैमाने की परियोजनाओं के मामले में ही लाभदायक होता है। स्थलाकृति और भौगोलिक सीमाएं हैं, हर जगह पवन ऊर्जा उत्पादित नहीं हो सकता। तो बाधाएं हर एक सेक्टर में लिखेंगे, सौर में, पवन में। लघु जलीय ऊर्जा पे क्या बाधाएं हैं? तो नदियां क्या हो रही हैं? सिल्टेशन हो रहा है, नदियों का अवसादीकरण हो रहा है, नदियां विस्थापित हो रही हैं। पर्यावरणीय समस्याएं आ रही हैं, वो क्या? नदी सूख रही है। जल प्रवाह में कमी के कारण विद्युत आपूर्ति में बाधा हो रहा है, तो ये जल विद्युत से जुड़ा हुआ है। अपशिष्ट से ऊर्जा की बात करें, अपशिष्ट से ऊर्जा के उत्पादन में तो म्युनिसिपल अपशिष्ट की खराब गुणवत्ता। क्यों? हमारी बात है कि हमेशा पृथक करने की बात कहा गया है,
पृथक होने किया, अलग अलग, गीला बॉक्स में डालो, गीले कचड़े एक बॉक्स में, सूखे कचड़े एक बॉक्स में डालो, लेकिन कोई करता नहीं है। आप भी अपने घर में नहीं करते होगे। जब सब कुछ हो जाएगा, मिल जाएगा, तो कैसे होगा? अकुशल आपूर्ति श्रृंखला, मतलब अपशिष्ट से ऊर्जा करने में, उत्पादन करने में स्वीडन बहुत नंबर 1 पे है। स्वीडन नंबर 1 पे है अपशिष्ट ऊर्जा। इवन अपशिष्ट से उसने कचड़ों से सड़क बनाना स्टार्ट कर दिया। भारत में भी बन रहे हैं, लेकिन स्वीडन की देखो तो वहां पे गुणवत्ता है ना। पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव है अपशिष्ट से। जैविक ऊर्जा से संबंधित क्या हमारी चुनौतियां हैं, सीमाएं हैं, बाधाएं हैं? तो जैव ईंधन की अनुपलब्धता और खरीद संबंधी उच्च लागत, ये हमारी सबसे बड़ी बाधाएं हैं। सौर ऊर्जा ग्रिड कनेक्टेड और ऑफ ग्रिड में लागत प्रतिस्पर्धी, बड़ी परियोजनाओं की कमी, भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याएं, स्थापना संबंधी उच्च प्रारंभिक लागत। मतलब सौर ऊर्जा को स्थापित करने में हमारा बहुत पैसा लगता है और बहुत सारे सामान क्या करना पड़ता है, हमको मंगाना पड़ता है। सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा क्वेश्चन बाधाएं पूछा जाएगा, तो इसलिए इसको ज्यादा हमने डिटेल में बाधाएं बताए हैं। नवनीकरणीय ऊर्जा में संबंधित रिसर्च और डेवलपमेंट की क्या है तकनीकी, हम तकनीक रूप से पीछे हैं। कुशल श्रमिकों का अभाव है, ग्रिड एकीकरण संबंधी समस्याएं हैं। ठीक है, हमें ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लॉस कम करना है, उस संबंधी चुनौतियां हैं। और जागरूकता जानकारी के अभाव है। ठीक है, तो ओवरऑल हमने देख लिया कि नवीकरणीय में क्या है। तो योजना और नीति क्या चल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, हमेशा याद रहना चाहिए। राष्ट्रीय सौर मिशन चलाया, पीएम कुसुम चलाया गया, अटल ज्योति योजना चलाया गया, सोलर पार्क अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट चलाया गया, सूर्य मित्र कौशल विकास कार्यक्रम चलाया गया, राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति लाया गया, जल विद्युत परियोजना चलाया गया, शहरी और औद्योगिक कृषि अपशिष्ट अवशेषों से ऊर्जा पे कार्यक्रम चलाया गया, देश में चीनी मिल और अन्य उद्योगों से जैव ईंधन आधारित सह उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना लाया गया, राष्ट्रीय बायोगैस और जैविक खाद्य कार्यक्रम चलाया गया, ग्रिड से जुड़ी सोलर रूफटॉप परियोजना चलाया गया। तो आगे की राह क्या है? जो चुनौतियां हैं उस चुनौतियों से निपटने के लिए आप आगे की राह हो सकता है, जैसे कि जहां पे खर्चा लग रहा है सोलर पैनल हमारे लिए सबसे अच्छा हो सकता है। बहुत ज्यादा खर्चा लग रहा है तब सरकार क्या करता है, उसको प्रोत्साहन दे, वित्तीय या सब्सिडी देके टैरिफ में सुधार करे ना, हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी जैसे इनोवेशन करना चाहिए, जागरूकता बढ़ाना चाहिए, कौशल देना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के तहत तकनीकी को हस्तांतरण करने के लिए समझौता करना चाहिए, अपने आप को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। सौर ऊर्जा की बात करें हम, रिन्यूएबल एनर्जी ओवरऑल हमने बात किया, अब रिन्यूएबल एनर्जी को एक एक को लेके बात करते हैं। सौर ऊर्जा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हर बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछ लिया जाता है। तो सौर ऊर्जा का प्रमुख लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय सौर मिशन चलाया गया था, 2022 तक बोला गया था कि 100 गीगावाट एनर्जी हम कहां से पूर्ति करेंगे, 2022 तक सोलर से करेंगे। इसमें से 60 गीगावाट यूटिलिटी स्केल पे और 40 गीगावाट कहां पे हम रूफटॉप सौर क्षमता विकसित करेंगे। तो 100 को भी डिवाइड कर दिया गया 2 में कि हम रूफटॉप के थ्रू कितना 40 गीगावाट करेंगे और बाकी 60 गीगावाट। 2030 तक 300 गीगावाट कुल स्थापित क्षमता हासिल करने की बात कहा गया। 2030 तक कितना? 300 गीगावाट। वर्तमान में स्थिति देखा जाए सौर एनर्जी का, सोलर एनर्जी का, तो क्या है? 5वें स्थान पे है विश्व में। लक्ष्य को प्राप्त करने की कम संभावना है। क्यों? 2022 में कुल स्थापित सौर ऊर्जा कितनी थी? 57 गीगावाट थी, जबकि 22 में कितना बोला गया था? 100 गीगावाट होना चाहिए, लेकिन कितना? 57। डाटा याद रखना है इस चीज को, मतलब वैल्यू दोगे अपनी चीज को, तर्क या फैक्ट से पूर्ति करोगे तो ये डाटा याद रखना। वर्तमान गति के साथ अगर भारत का बस 2020 तक 300 गीगावाट की स्थापना करेंगे तो 86 गीगावाट से ये चूक जाएगा, नहीं 2030 तक 300 गीगावाट नहीं स्थापित कर पाएगा, जो वर्तमान में स्पीड चल रही है। योजना और नीतियां पहले क्या चलाई जा रही हैं सौर एनर्जी से रिलेटेड? तो राष्ट्रीय सौर मिशन लॉन्च किया गया, ग्रिड से जुड़ा सोलर रूफटॉप कार्यक्रम चलाया गया, सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट का विकास किया गया,
उच्च दक्षता वाले सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको समर्थन दिया गया, बढ़ावा दिया गया, पीआईएल स्कीम से जोड़ा गया इसको। अन्य जैसे पीएम कुसुम चलाया गया, भारत में सौर रूपांतरण, सृष्टि, सूर्य मित्र कार्यक्रम, अटल ज्योति योजना, नवीकरणीय खरीद दायित्व आदि को हम क्या किए, चलाए। और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो सौर गठबंधन और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की पहल में हम पार्टिसिपेट किए। आईएसए और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के तहत भी पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक, बाधाएं क्या है सूर्य या सोलर एनर्जी से, क्या बाधाएं हैं? पहली बात तो हमारी बाधाएं फिर से वही बात है, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे हमें सबसे ज्यादा क्या करना पड़ रहा है, आयात करना पड़ रहा है। आयात करने की वजह से हमारी इसकी कॉस्ट क्या हो जा रही है, कॉस्ट या दरें क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। इसलिए आम इंसान इसको वहन नहीं कर सकता ना। रूफटॉप सोलर और ओपन एक्सेस आदि के लिए सौर नीतियों का तालमेल नहीं है। मतलब हमेशा है, जो नीतियां बनाई गई हैं, जो योजनाएं बनाए हैं, उसका क्रियान्वयन में हमेशा होता है। बाधाएं तो ये हमेशा रहेगी भारत के पक्ष में देखा जाए तो। कई बार टैरिफ कम लागू करने के लिए क्या किया जाता है, पैनल की गुणवत्ता से हम क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। एक बार रो लो, उसके बाद अच्छा उत्पादन करते रहो, लेकिन ऐसा होता नहीं। फिर बाधाएं क्या है भाई, सोलर पैनल के लिए एरिया चाहिए, एरिया चाहिए हमें सोलर को लगाने के लिए। तो भूमि संबंधी ऐसे ही भूमि पे दबाव है और ये और दबाव बढ़ जाएगा। तो नई तकनीकी तो चाहिए आपको ना, तकनीकी चाहिए कैसे, जैसे रिवर जा रही है तो रिवर के ऊपर कुछ ऐसा टेक्निक लगा दें सोलर पैनल का, तो हो सकता है ना। कहीं नाला है, वो नाला भूमि में यूज कर लो, ऊपर सोलर पैनल लगा। लेकिन इसके लिए चाहिए ना, आए दिन कोई आएगा उखाड़ ले जाएगा इसको। भारत की तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है ना। अन्य मुद्दे क्या है डिस्कॉम की, मतलब हस्ताक्षरित विद्युत आपूर्ति समझौता, रूफटॉप सौर क्षमता पे नेट मीटरिंग संबंधी सीमा, मतलब डिस्कॉम से जुड़ी है। एक तो जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वहां पे भी लॉस होता है, ये भी है। दूसरी बात है ग्रिड तक पहुंच नहीं है। तीसरी बात क्या, तो डिस्कॉम जैसी है। ठीक, आगे की राह तो जितनी चुनौतियां हैं उसी पे हमें दे देना है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाहिए, एक्सपोर्ट करने लायक बनो, इंपोर्ट नहीं करो, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दो। मतलब मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे कौशल प्रदान करो। जो बंजर भूमि है वो बंजर भूमि को यूज लाओ सोलर लेंस में। जन जागरूकता करो, वो करो ना। आप पैनल, सोलर पैनल अपने घर पे मैन्युफैक्चरिंग करो, चाइना से क्यों मंगा रहे हो, ये बस हो गया खत्म, ये कुछ नहीं ना। अपनी चीजें बोलो, अपनी लैंग्वेज में बोलो, वरना ये सारी चीजें नहीं है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, हो जाएगा सारा चीज। अब देखो, बात करते हैं कि प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसको पीएम कुसुम योजना के बारे में। तो पीएम कुसुम अपनी आप में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस योजना के बारे में बताइए, और इसको अगर इंडिकेट नहीं कर रहे हो, आपने सोलर एनर्जी वाली बात आती है, ये मौका है। अगर नहीं इंडिकेट कर रहे हो पीएम कुसुम, तो मतलब कुछ नहीं कर रहे हो, सीधी बात है। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो पीएम कुसुम योजना में देखा जाए तो इसके बारे में क्या देखें, तो ये योजना किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। पहली बात कि किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना स्टार्ट किया गया था। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान योजना, ठीक है ना। अब जरा सा देखो कि इसके घटक कितने हैं। तो घटक 3 हैं इसके। घटक 1 में सौर ऊर्जा का उत्पादन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा है घटक बी। घटक बी में क्या है, तो कृषि से क्षेत्र को डीजल से मुक्त करना। तीसरा घटक क्या है कि ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण करना। मतलब 3 घटक हैं भाई। देखो, पहला घटक है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन करना। दूसरा क्या, कृषि क्षेत्र को डीजल से मुक्त रखना। जो डीजल से पंपो सेट चला के करते हैं उसकी जगह सौर ऊर्जा से जुड़े पंपो सेट, ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण करना। ये 3 घटक है, वेरी इंपॉर्टेंट।
और सही कर लेना नोट्स में भी, ये मुक्त होगा। अब तक कितने गीगावाट, तो 30.8 गीगावाट की सौर क्षमता को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2022 तक का करंट है, तो अभी हो गया। हाँ। और इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की राज्य नोडल एजेंसियां, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, डिस्कॉम और किसानों के समन्वय को स्थापित करेगी। कौन करेगा? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंडर में किया जा रहा है। बस इतनी बात करोगे, 3 कंपोनेंट है, तो सौर ऊर्जा का उत्पादन करना, कृषि क्षेत्र को डीजल से मुक्त रखना, ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण करना, ये 3 क्षेत्र है। अब बात करते हैं कि लाभ क्या होगा इससे। कुसुम, पीएम कुसुम से क्या लाभ होगा? तो कुशल और कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार का सृजन होगा। अब बात हो रहा है कि कैसे रोजगार सृजन होगा भाई, पीएम कुशल। तो सौर के उत्पादन में प्लेट लगाना होगा कि नहीं, सोलर प्लेट लगाने होंगे, तो वहां कौशल युक्त होंगे। ठीक है। फिर इसकी देख रेख के लिए कोई चाहिए, वहां पे अकुशल श्रमिक हो जाएंगे। दिनचर्या की बात होगी तो वो होगा, ग्रिड का निर्माण होगा, वहां पे होगा। कृषि क्षेत्र को डीजल से मुक्त करते हुए, डीजल से मुक्त कर देगा सिंचाई क्षेत्र में, सस्ती सिंचाई हो जाएगी, अधिक विश्वसनीय बिजली सुनिश्चित होगा, और हमारा सिंचाई का कवरेज क्या होगा? बढ़ेगा। सिंचाई का कवरेज क्या होगा? बढ़ेगा। अधिशेष सौर ऊर्जा को क्या किया जाएगा? ऊर्जा को बेचा जाएगा। तो अधिशेष ऊर्जा जब किसान बेचेगा तो उसे क्या होगा? अतिरिक्त आय होगा। राज्य को फायदा क्या होगा? तो राज्य को कृषि से संबंधित विद्युत सब्सिडी की बोझ क्या होगी? बहुत कम देनी पड़ेगी। डिस्कॉम के वित्तीय स्वास्थ्य में क्या हो जाएगा? सुधार होगा। ठीक है। घरेलू सामग्री संबंधी अनिवार्यता के माध्यम से घरेलू सौर विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। घरेलू डोमेस्टिक सोलर पैनल वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसकी आयात संबंधी खर्च होगा। तो हमारी पूरी तरह से देखा जाए तो राष्ट्र को भी लाभ होगा। चुनौतियां क्या है पीएम या सीमाएं क्या है? अत्यधिक भू जल निकासी की संभावना पे पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि वो सोलर पंप होंगे, लेकिन निकालेंगे पानी कहाँ? पानी तो जमीन ही से निकालेंगे, तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसमें होना भी चाहिए कि जल को भरने के लिए, भूमि जल स्तर को बढ़ाने के लिए कुछ तो करना चाहिए था इस पे, तो वो है नहीं। कम आय वाले लघु और सीमांत किसानों के लिए चुनौती है। जो कम आय वाले हैं वो कहां से ये कर पाएंगे? मतलब इसमें 10% अग्रिम भुगतान करना होता है, तो वो असमर्थ होंगे। जागरूकता की उनकी कमी है, सामाजिक रूप से बहिष्कार इनको किया जाता है। और जहां सोलर पंप देने की बात हो रही है तो वो वहां पे भ्रष्टाचार है। किसको मिलेगा? जो पैसा खिलाएगा वो है, उसी को मिलेगा। गैर कृषि उपयोग के लिए कृषि भूमि के पट्टे पे देना, उनके रूपांतरण संबंध में कि क्यों कि जो भाई सोलर पैनल लगाए जाएंगे तो वो लगाए ही जाएंगे, कहीं ना कहीं लगाए जाएंगे, तो भूमि पे तो लगाए जाएंगे। और वो कृषि का भूमि है, उस पे हम क्या कर रहे हैं? सोलर पैनल है, तो वो एक उत्पादन पे बुरा प्रभाव डालेगा। कोऑर्डिनेशन की हमेशा भारत में कमी रहती है, कोऑर्डिनेशन की कमी रहेगी। लॉजिस्टिक संबंधी हमेशा भारत में समस्याएं रहती हैं। भाई एक बार सोलर पंप होगा तो उसके रख रखाव में भी तो खर्चे होंगे। और जो निःशुल्क विद्युत आपूर्ति वाले राज्य हैं, किसानों के लिए सीमित प्रोत्साहन का काम करेगा ये। क्यों? क्योंकि वो उनको मालूम है कि निःशुल्क बिजली हमको मिल रहा है, कहाँ से? राज्य से मिल रहा है, तो क्या करेंगे लगा के? उसमें भी 10% देना है अग्रिम राशि। क्यों दे? आगे की राह, फिर से हमने कहा आगे की राह कभी भी नहीं। जो चुनौतियां हैं वो उनसे पे हो। भाई भूमि स्तर का पे सुझाव दो, भूमि जल स्तर पे क्या पुनर्भरण करो इसका। दूसरी बात है कि जो सीमांत और छोटे किसान हैं उनको भी समर्थन दो। तीसरी बात है समन्वय को लाओ। चौथी बात क्या? इसकी रख रखाव की ट्रेनिंग दो, रख रखाव को ट्रेनिंग दो। इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी जो पूर्ण राज्य दे रही है उसको बंद करो भाई, पहले तो बंद करो, और जब बंद करोगे तभी वो आपका सोलर पंप बिकेगा। तो वही है, ये सब तो हम अपनी फालतू की चीजें, हम कभी भी कहते हैं कि नहीं चुनौती जान गए तो आगे की राह आपसे
खुद बना के दो। हम लिख देंगे तो इसका आप पढ़ लोगे, कोई मतलब नहीं है। दिमाग का कहते हैं डीकेडी कभी आएगा जब सोचोगे। चुनौती से हमेशा क्या निकल जाएगा, कॉज मिल जाएगा। अगर समाधान जानते हो तो कारण भी पता चल जाएगा। सोलर रूफटॉप योजना, सोलर रूफटॉप योजना एसआरटी हम कहीं कहीं यूज करेंगे। इसका मतलब एसआरटी का मतलब क्या, सोलर रूफटॉप, कहीं शॉर्ट टर्म में यूज करेंगे। तो सोलर रूफटॉप योजना के बारे में देखो तो 2019 में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप और स्मॉल सोलर पावर प्लांट प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई। इसका उद्देश्य क्या है कि 40 गीगावाट तक सोलर रूफ टावर के द्वारा सोलर एनर्जी प्राप्त किया जाए। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2015 में हुई थी। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, तो सभी उपभोक्ता स्तर हो, जैसे आवासीय हो, संस्थागत हो, सामाजिक हो, सरकारी हो, वाणिज्यिक हो, उद्योग हो, इसमें ग्रिड से जुड़े एसआरटी को बढ़ावा देना, ग्रिड से जुड़े एसआरटी को बढ़ावा देना और एसआरटी को तेजी से लागू करने के लिए या क्रियान्वयन करने के लिए डिस्कॉम को भी प्रोत्साहित करना। एसआरटी के लाभ क्या हो जाएंगे, एसआरटी के लाभ ये होंगे कि पारेषण और वितरण के दौरान होने वाली हानि कम होगा। पारेषण मतलब यहाँ वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन और पारेषण मतलब ट्रांसफर। तो हानि क्या होगी, कम होगी। इसके अतिरिक्त भूमि की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि छत्ती पे लगा दिया जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित होगा। क्यों, एक कुछ लोग आएंगे लगाएंगे पैसा लेंगे जाएंगे, फिर कुछ लोग आएंगे लगाएंगे दूसरे घर पे पैसा लेंगे जाएंगे। इससे बिजली बिल में कमी आएगी, पर्यावरण का अनुकूलन है। तो एसआरटी के बहुत सारे लाभ हैं। चुनौतियां क्या है एसआरटी को लेके सॉरी चुनौतियां क्या है क्लास रिकॉर्ड करना मुश्किल लग रहा है, एक मिनट सॉरी। चुनौतियां वही होंगे जो सोलर वाले होंगे। भाई पैनल खरीदना, वो भी इंपोर्ट होके आ रही है, महंगा होना, आरंभिक पूंजी ज्यादा लगाना, अपनी इसकी गति क्या है, बहुत धीमी है। अभी तक केवल 5.7 गीगावाट हुए, जबकि 40 गीगावाट बोला गया था। 2022 तक 40 गीगावाट की बात कहा गया था, लेकिन कितना स्थापित हुआ सोच लो। विद्युत वितरण कंपनियां जो डिस्कॉम है, वाणिज्यिक उद्यम है, वो एसआरटी को क्या कर रही है, हतोत्साहित कर रही है। क्यों, एसआरटी से उनको लाभ नहीं होगा तो हतोत्साहित करेंगे। ये तो पैसा कमाना चाहती है ना। और सौर मॉड्यूल और सौर पैनल के लिए आयात पर निर्भर रहना, हम पहले ही बोल दिए। शोध और विकास गतिविधियां अपर्याप्त है हमारे पास, जबकि संसाधन बहुत है हमारे पास। अब आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। जितना बोलना है इस ये लास्ट के 2 चैप्टर से, जो लास्ट के 2 ये आज का है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि लास्ट के 2 लेक्चर से आपको मेंस के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे। और शुरू के कुछ स्टार्टिंग होगा, अगर क्वेश्चन इस बार प्रवृत्ति चेंज होती है तो शुरू के कुछ पॉइंट से मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे सबसे ज्यादा यहीं से। तो समझते चलो। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में बात करें तो 2015 में जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। और किसके द्वारा, तो फ्रांस और भारत के द्वारा। किसके, भारत और फ्रांस के द्वारा। ये एक बहुदेशीय साझेदारी संगठन है और इसमें 2 उष्णकटिबंधीयों के बीच में, मतलब कि ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, इनके बीच में जितने देश हैं वो सब सोलर के लिए बहुत अच्छे उपयोगी हैं। इनके लिए इनके से सकारात्मक योगदान हो सकता है, जो कर्क और मकर रेखा के बीच में देश विद्यमान है। और ये इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों, जो भी यूएन में सदस्य हैं, वहां तक विस्तारित करने की बात कही जा रही है। कॉप 26 का सम्मेलन हुआ था 2022 में, अभी तो 2027 वाला भी 27 कॉप 27 भी हो गया। उसमें 101 सदस्यों के रूप में शामिल हुआ, ठीक है। लेकिन अभी कांगो आ गया और कांगो शायद 107वें नंबर पे आया, ये डाउट है, लेकिन कांगो है अभी लेटेस्ट का, आज के डेट में लेटेस्ट है, ठीक है। तो इस तरह इसका उद्देश्य क्या है आईएसए का, सौर ऊर्जा का अनुप्रयोग को बढ़ाना,
सौर ऊर्जा का उपयोग का उपभोग ज़्यादा करना और फ्यूल फॉसिल पे लोड कम करना। स्वैच्छिक आधार पर शुरू किए गए कार्यक्रम और गतिविधियों के माध्यम से समन्वित कार्रवाई करना। जलवायु परिवर्तन उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन को नियंत्रण करना, CO2 के इमिशन को कम करना, ये भी उद्देश्य हो जाएगा। सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी में सहयोगी अनुसंधान और विकास गतिविधियों को सुविधाजनक बनाना, कि जो भी सोलर एनर्जी से टेक्नोलॉजी है, रिसर्च है, डेवलपमेंट है, उसमें सहयोग करना और सुविधाजनक बनाने के लिए। ये पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ है? भारत में स्थित है, गुरुग्राम में। कहाँ पे? गुरुग्राम में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महत्व क्या है? महत्व क्या है? फिर वही सोलर वाले ही सारे महत्व आएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका डायमेंशन बढ़ जाएगा, विश्व के लेवल पे महत्व सोचना पड़ेगा। पेरिस जलवायु को हम सार्थक सिद्ध कर सकते हैं इसके माध्यम से। अब सोचते रहो, NDC से 100 बिलियन की कमी होगी ना, इस पैसे का भी उपयोग किया जा सकता है। बहुत तरीके से है, जो पहले वाला दिमाग चलाओ। मतलब हम कहें कि पेरिस जलवायु समझौते को जलवायु समझौते की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। जो तेल और गैस आधारित प्रदाताएं हैं उनका एकाधिकार है। क्यों? क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमको लेना है। अगर थर्मल चलाना है पावर प्लांट, तो हमको ये लेना पड़ेगा। उनका एकाधिकार है, औने पौने दाम पे बेचते हैं ना। तो सौर ऊर्जा अगर हो जाएगा, आपूर्ति हो जाएगा, तो जीवन स्तर में सुधार होगा, सबको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। और इसके आ जाने से क्या होगा? वैश्विक समानता सुनिश्चित होगी, वैश्विक समानता सुनिश्चित होगी। अब जरा सा बात करें ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, इस नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव या वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पता नहीं क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में पूछा गया, लेकिन हाँ बना तो है, पिछले ही साल का है ये न्यूज। तो ग्रीन ग्रिड पहल एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड परियोजना भारत और UK के द्वारा लॉन्च किया गया। प्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और कहाँ कहाँ किया गया? COP26 में किया गया। तो देखो, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये फुल फॉर्म है, हम कुछ भी बोल देंगे यहाँ पे, ओ आप लोग समझ लेना, ठीक है। ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, GGI। तो ग्रीन ग्रिड पहल है क्या? तो ग्रीन ग्रिड पहल एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड परस्पर जुड़ी हुई वैश्विक पावर ग्रिड का निर्माण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। ग्रीन ग्रिड पहल क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जो एक सूर्य एक विश्व और एक ग्रिड की अवधारणा को साकारित करती है। ये जो ओसो है, ओसो वन सन वन वर्ल्ड वन ओसो बोलेंगे, ये 2018 में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा ये लाया गया था, अवधारणा प्रस्ताव लाया था, और ISA के सामने ये रखा गया था। जब मीटिंग हुई थी ISA की, उसमें रखा गया था, ठीक है। तो इस बात, जब हमें सस्टेनेबल वर्ल्ड बनाना है, UN के ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तय किया है, अगर प्राप्त करना है तो हमें यहाँ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पे काम करना ही पड़ेगा। और ये पूरे विश्व में सौर के आधारभूत संरचना का विस्तार को क्या करेगा? बढ़ावा देगा। सोलर एनर्जी के उत्पादन में बढ़ावा देगा, अर्थात ग्रीन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको प्राप्त करने में मदद करेगा। तो इसका महत्व क्या है? तो कोयले पे निर्भरता कम कर देगा भाई, थर्मल पावर की निर्भरता कम हो जाएगी, तो CO2 इमिशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। NDC की सबकी जो बोझ है NDC वाली, वो सब पे कम भारी पड़ेगा। भारत को अपनी प्रतिबद्धता को पूर्ण करने में मदद करेगा। क्या? 2030 तक 50% रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करेगा। 2070 तक वो नेट इमिशन 0 करना चाह रहा है, और 500 गीगावाट का 2030 तक प्राप्त करना चाह रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण की लागत को क्या कर देगा? कम कर देगा। जलवायु, और चूंकि बहुत सारे विकसित देश हैं, टेक्नोलॉजी हैं, खर्चा कम होगा और हमारे पास क्या होगा? भंडार होगा, एक दूसरे से ट्रांसपोर्ट होंगे, खरीद फरोख्त होगा, आर्थिक लाभ भी होगा। जलवायु कार्रवाई पे वैश्विक सहयोग क्या होगा? बढ़ाएगा।
मिनी ग्रिड के समुदायों को लाभ होगा। कैसे? जैसे कि जो छोटे छोटे गांव हैं उनमें बिजली पहुंचेगा, लू तूफान और बाढ़ के दौरान अधिक लचीली आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करेगा। जहां पे आज भी बिजली नहीं है वहां पे एक क्या करेगा, जीवन स्तर अच्छा देगा। चुनौतियां क्या है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड से क्या चुनौतियां हैं? तो पहली बात, रेगुलेटरी सिस्टम का अभाव है। कौन करेगा? दो अभी खींचातानी है। रसिया यूक्रेन का वार तो रुक नहीं पाया। वन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का लगता है कि ये कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे को। सब सोचेंगे कि हम हैं, हम अरब कंट्री वाला ऐसा ही नहीं चाहेगा, क्योंकि भैया उनकी इकोनॉमी चल रही है। अब तो अब पता चल गया है कि हाँ, अब हम केवल तेल तक ही नहीं सीमित रह सकते, तो अब विस्तार कर रहे हैं। आवश्यक संरचना जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तकनीकी चाहिए, उसमें उपलब्धता की बात है। चलो बड़े देश बना लेंगे, लिंक भी कर लेंगे, लेकिन छोटे देश जो गरीब देश हैं वो क्या करेंगे? फिर भू राजनीतिक जोखिम में क्या कि ग्रिड से दुर्घटना होना, मौसम खराब हो गया तो पैनल वैनल तोड़ देना, साइबर हमला होना, ये सब चीजें होंगी तो फिर वो भी होगा। फिर इसमें क्या करना पड़ेगा? जहां भी होगा अत्यधिक पूंजी निवेश करना होगा। बड़े देशों की तो ठीक है, छोटे देशों की तो हालत खराब हो जाएगी। और बड़े भौगोलिक क्षेत्र में स्थिर ग्रिड की निरंतरता, मतलब हमें क्या होगा कि मांग और आपूर्ति भी तो देखना होगा। जहां पे मान लो कि बहुत ज्यादा डेंसिटी है, वहां मांग भी ज्यादा होगा। उस क्षेत्र में हमें व्यापक रूप से क्या होना चाहिए? सोलर पैनल होना चाहिए ना। आगे की राह क्या? फिर से वही चुनौतियां की पे हम आगे की राय देंगे, कभी इस पे जाएंगे नहीं। क्या चुनौतियां थी? तो चुनौतियां क्या था? चुनौतियां ये था कि एक देश दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करता है, तो कोऑर्डिनेट कराना पड़ेगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो गरीब देश भी क्या कर रहे हैं, इसको बयान करें। भौगोलिक जो जोखिम है उसको सुनिश्चित कर रहे हैं ना। भौगोलिक जोखिम को जो प्राकृतिक रूप से उससे भी कम किया जा सकता है। ठीक है, एक देशों को जागरूक करें कि भाई इससे CO2 के कम होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, आपके आर्थिक स्थिति सुधरेगी, इससे बहुत आर्थिक स्थिति सुधरेगी। हम सस्टेनेबल गोल को, SDG लक्ष्य को प्राप्त करने में होंगे। तो SDG लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो इसको बढ़ावा देना ही पड़ेगा। बोल दो सुझाव ना, कोई बोल बच्चन करने हैं, बस ये इसमें कोई नहीं, जानकारी होनी चाहिए। भारत में इथेनॉल मिश्रण की बात करें, भारत में तो देखो, इथेनॉल मिश्रण मतलब क्या होता है कि जो हमारा पेट्रोल करते हैं उसमें C2H5OH मिलाया जाता है। परसेंटेज क्या था? कम से कम इसमें बात होता है कि क्या एथेनॉल का मतलब क्या? एथेनॉल कहाँ से हमें मिलेगा? तो पादप से मिलेगा, बाई प्रोडक्ट से मिलेगा, इसको रिन्यूएबल एनर्जी माना जाता है। और पेट्रोल में अगर इथेनॉल मिला दिया जाएगा, मान लो कि यहाँ पे 20% पेट्रोल मिला रहे हैं, 20% इथेनॉल मिला रहे हैं, 80% ये, तो एक तो हमारा CO2 इमिशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पेट्रोलियम पे हमारा निर्भरता भी कम हो जाएगा ना। बात समझ रहे हो? और इथेनॉल एक कार्बनिक यौगिक होने की वजह से इसमें गैसोलीन की तुलना में अधिक ऑक्टेन संख्या होती है। ऑक्टेन संख्या अधिक होगी तो इंजन भी क्या होगा, सुरक्षित होगा। कंबसन भी क्या होगा, पेट्रोल का कंबसन फुल रूप से होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के निर्माण नहीं होगा। तो 2022 में 10% इथेनॉल मिश्रण की भारत ने रखा था। 2022 में कितना? 3% रखा था। ठीक है, और 25 तक इसे 20% कर दिया गया एथेनॉल मिश्रण। अब इसे कम कर दिया गया है, इसको शायद 2023 कर दिया गया, एक बार डाउट है। उस समय तो 25 था, लेकिन इसको कम कर दिया गया है। कितना कम कर दिया गया है, ये एक बार क्वेश्चन मार्क रख लेना यहाँ पे एथेनॉल मिश्रण का, और अभी लगे हाथ चेक करके नोट्स में अपडेट कर लेना इसको। योजनाएं, नीतियां पहले क्या है इसके लिए? तो देखो, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत तेल विपणन कंपनियां 10% तक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचती हैं। दूसरा, चीनी मिल हैं, जितने डिस्टिलरी हैं
वो ब्याज संबंधी रियायत के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। क्यों? क्योंकि इन मिलों से इथेनॉल, जो भी बाई प्रोडक्ट होता है, इथेनॉल बनाया जाता है। दूसरी बात कि दूसरी पीढ़ी की, सेकेंड जनरेशन की बायो रिफाइनरियों की स्थापना किया जा रहा है। पीएम जीवन चलाया गया, E100 परियोजना लाया गया। किससे? तो इथेनॉल के उत्पादन और वितरण हेतु नेटवर्क बनाने के लिए E100 परियोजना लाया गया। तो E100 परियोजना किससे जुड़ा है? एथेनॉल से जुड़ा। बिहार जैसे राज्य में एथेनॉल उत्पादन और प्रोत्साहन नीति को क्या किया गया? बढ़ावा दिया गया। और पूर्णिया में, बिहार के पूर्णिया है, वहां पे पहले ग्रीनफील्ड अनाज की आधारित एथेनॉल संयंत्र बनाया गया। जैसे हैवी मोलेसेस, गन्ने के रस, चीनी, शुगर सिरप का उपयोग करने भारतीय निगम एफसीआई के पास बचे जो अधिशेष चावल है, मक्के हैं, उनसे क्या किया जा सकता है? इथेनॉल उत्पादन किया जा सकता है। देखते हो ना कि हमारे पास बफर जोन होना चाहिए। किसके लिए बफर? तो गेहूं इकट्ठा करती है सरकार, एमएसपी पे खरीदती है, चावल इकट्ठा करती है और गोदाम में सड़ जाते हैं। अब सड़ जाते हैं तो वो गोदाम में तो सड़ गया, तो पहले तो ये लापरवाही है कि एक तो खाद्य सुरक्षा हमारी संकट में है और सड़ा दे रहे हो, तो रख रखाव तो अच्छा नहीं है। चलो सड़ गया तो क्या करें? इथेनॉल बना दो, कम से कम ये तो हो जाए। कैसे बनाया जाता है इथेनॉल? तो इथेनॉल हमेशा, मान लो कि कोई गेहूं ले लिया या कोई भी अनाज ले लिया, उसका क्या कर दिया? फर्मेंटेशन किया। फर्मेंटेशन या किड़वन बोलते हैं इसको हिंदी में, किड़वन, फर्मेंटेशन कर दिया तो ये क्या बन जाता है? इथाइल अल्कोहल बन जाता है। बाधाएं क्या हैं इसको लेके? तो उत्पादन पक्ष से लेके बाधाएं हैं। इसकी दो बाधाएं हैं। उत्पादन के पक्ष में देखा जाए तो खाद्यान्न पे निर्भर रहना पड़ रहा है, गन्ने पे रहना पड़ रहा है, और ये जो गन्ना है वो जल गहन फसल है। अगर इनकी दोनों की बात बढ़ा दिया जाए, अगर गन्ना के बढ़ा दिया जाएगा प्रोडक्शन, तो फिर तो ये जल का अवशोषण करेगा, भूजल या जल संकट क्रिएट करेगा। अगर खाद्यान्न को यूज करने लगे तो हमारा खाद्य सुरक्षा में हो जाएगा। तो दोनों तरफ से मारेंगे उत्पादन पक्ष में। दूसरी बात है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो ये भी हमारे लिए चुनौती हो रहा है उत्पादन के लिए। कच्चे माल की उपलब्धता नहीं सुनिश्चित हो पाएगी, और कच्चे माल की निश्चित कीमत के कारण भारत में इथेनॉल क्या हो रहा है? महंगा हो रहा है। कच्चे माल में निश्चित कीमत मतलब क्या? एमएसपी तो कम से कम है, और एमएसपी होने की वजह से इथेनॉल कम से कम किसी को चाहिए तो खरीदना है, तो कम से कम एमएसपी से तो ज्यादा देना होगा या उसके बराबर देगा, तभी तो उसको मिलेगा गेहूं चावल जो भी। और जो भी एथेनॉल उत्पादन की सुविधा है उसका अभाव है, और निजी निवेश इसमें सीमित निजी निवेश देखा जाएगा। प्राइवेट सेक्टर कम ही रोल इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो उत्पादन पक्ष का है। दूसरा है परिवहन, भंडारण और उपयोग पक्ष का बंधन। क्या है दूसरा परिवहन, भंडारण और उपयोग पक्ष में? कि मिश्रण के लिए इथाइल अल्कोहल को बोल दिया कि हाँ भाई इथाइल अल्कोहल मिश्रित किया जाएगा, लेकिन इथेनॉल उपलब्ध ही है, असमान उपलब्ध है, किसी को ज्यादा किसी को कम, तो ट्रांसपोर्ट करने, भंडारण करने आदि से हमारी चुनौतियां। इथेनॉल के अंतरराज्यीय परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, बिहारी है, अतिरिक्त भंडारण टैंक, इथेनॉल अनुकूल डिस्पेंसर यूनिट, पंप संबंधित लागत ज्यादा है, रेट्रोफिटिंग लागत ज्यादा है। तो ये सारे चीजें चुनौती का कॉज कर रहे हैं। आगे की राह फिर से वही बात है, नहीं बोलेंगे, जो चुनौतियां हैं उसी को आपको बोलना है। जैव ईंधन, बायोफ्यूल के बारे में बात करें, जैव ईंधन या बायोफ्यूल के बारे में बात करें। जैव ईंधन का तात्पर्य क्या होता है? कि परिवहन से संबंधित तरल ईंधन जैसे इथेनॉल, बायोडीजल, ये सब क्या कहलाते हैं? जैव ईंधन कहलाते हैं। ये कृषि संबंधी उत्पाद या वन या किसी अन्य कार्बनिक सामग्री से क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि कृषि से प्राप्त किया जाएगा, कृषि संबंधी उत्पाद हो सकता है, वन से भी हो सकता है, वन का भी उत्पाद हो सकता है, या कोई अन्य कार्बनिक पदार्थ हो उससे प्राप्त किया जा सकता है। कार्बन की कम घनता के कारण जीवाश्म ईंधन की अपेक्षा, जो पेट्रोलियम, डीजल वगैरह है, उसकी अपेक्षा बायोफ्यूल दहन के समय कम उत्सर्जन करता है। क्या? कार्बन का या CO2 का उत्सर्जन क्या करता है? कम करता है। अगर देखा जाए तो
प्रति वर्ष कृषि में 140 बिलियन टन कृषि अपशिष्ट का बायोमास उत्पादन करने के बावजूद भी वर्तमान में पहली पीढ़ी की जैव ईंधन ही विश्व स्तर पर जैव ईंधन का मुख्य स्रोत है। मतलब हम कह रहे हैं कि प्रति वर्ष कृषि से 140 बिलियन टन कृषि अपशिष्ट होते हैं, और इसको अगर जैव ईंधन के रूप में अगर हम अपनी दक्षता के साथ करें तो बहुत सारी बिजली का आपूर्ति हो सकता है। जैव ईंधन की अगर देखा जाए तो मुख्य स्रोत पहली ही पीढ़ी की होता है। पहली पीढ़ी क्या होता है ये बताते हैं अभी आगे सब। इसको जैव ईंधन या बायोफ्यूल की पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, 4 पीढ़ी है। चारों पीढ़ी जानना जरूरी है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी बताते हैं उसको। जैव ईंधन का उत्पादन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले फीड स्टॉक जो कच्चे माल हैं उन्हें 4 पीढ़ियों पे बांटा जाता है, 4 जनरेशन पे। तो 4 जनरेशन है क्या? पहली पीढ़ी की बात करें, दिमाग में बैठा लेना पहली पीढ़ी होता क्या है। तो खाद्य संबंधी स्रोत, खाद्य संबंधी स्रोत क्या? जैसे शर्करा, स्टार्च से निर्मित अक्सर लोग या पशुओं के लिए खाद्य स्रोत होते हैं, जैसे चीनी हो गया, सोयाबीन हो गया, से इथेनॉल बनाना, सोयाबीन से बायोडीजल बनाना। तो ये पहली पीढ़ी वो होता है जो खाद्य संबंधी स्रोत होते हैं। खाद्य संबंधी जो भी स्रोत होता है उससे बनाया जाता है। गेहूं, चावल, मटर, मक्का, जो भी कह लो, वो पहली पीढ़ी का बोला जाएगा। दूसरी पीढ़ी का कौन होगा? तो दूसरी पीढ़ी में इंपॉर्टेंट है सेलुलोसिक होगा जैव ईंधन। मतलब वो खाद्य के स्रोत नहीं हो, आदमी खाने वाला नहीं होगा। जैसे कृषि के क्या अवशेष, जो डंठल वगैरह बच जाते हैं, लकड़ी के बुरादे, फसलों के अपशिष्ट, ये गैर खाद्य होंगे। तो पहला खाद्य वाला क्या हो गया? पहली पीढ़ी का हो गया। खाद्य वाला जो भी हम लोग खाते हैं वो वाले सारी चीजें अगर इन्वॉल्व होता है तो फर्स्ट जनरेशन बोला जाएगा। सेकंड जनरेशन में जो हम खाते नहीं है, कृषि से जुड़ा चीज जो हम खाते नहीं, कृषि से जुड़ा होना चाहिए, ठीक। अब थर्ड जनरेशन देखो, थर्ड जनरेशन 3G बायोडीजल। इसमें क्या हो जाता है? एल्गल जैव ईंधन के रूप में जाना जाता है। मतलब शैवाल होते हैं। थर्ड पे क्या है? शैवाल के या एल्गल रूप से किया जाता है। तो पहले वाले में खाद्य था, स्टार्च था, शुगर था। देखो ना, देखो फर्स्ट जनरेशन हम बोले तो ये बात समझो, शुगर था, शुगर या स्टार्च, स्टार्च था, और इसको बोले थे खाद्य। दूसरा सेकंड जनरेशन हमने क्या बोला? सेलुलोजिक लेवल पे, सेलुलोजिक लेवल पे, अर्थात गैर खाद्य, जैसे कृषि के अपशिष्ट हो गया, डंठल हो गया, बुरादा हो गया, लकड़ी का बुरादा वगैरह ये। तीसरा है शैवाल के ऊपर या एल्गी के रूप में, इसी को बोलते हैं एल्गल में, एल्गल भी बोला जाता है। तो थर्ड जनरेशन हो गया। अब जरा सा फोर्थ जनरेशन देखो। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन में जैव ईंधन का विकासात्मक चरण है ये बायो इंजीनियरिंग के माध्यम से सूक्ष्म जीवों और आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड फीड स्टॉक का उपयोग किया जाता है। कि यहाँ पे बायो इंजीनियरिंग किया जाता है। बायो इंजीनियरिंग के माध्यम से क्या किया जाए? जैव ईंधन प्राप्त किया जाए, ठीक है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के महत्व क्या है? तो एक तो आर्थिक लाभ होगा। आर्थिक लाभ क्या होगा? तो विदेश से तेल के संसाधनों पर भारत की निर्भरता क्या होगी? कम होगी, तो आर्थिक लाभ होगा। अतिरिक्त आय सृजन होगा। किसको? किसानों को। जो गन्ना किसान है या जो डंठल वगैरह जलाते हैं, पुआल वगैरह जलाते हैं, वो सब। कृषि वानिकी नगर पालिका ठोस अपशिष्ट में वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा को प्रोत्साहन करेगा। रिफाइनरी, संयंत्र परिचालन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन आदि माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश होगा, रोजगार सृजन होगा। उपभोक्ताओं के लिए मूल्य संबंधी अस्थिरता और ईंधन लागत के प्रभाव में कमी होगी, जो कि कमी बना, बिजली का दाम बढ़ गया या पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो वो सब सारी चीजें नियंत्रित होगी। दूसरा पर्यावरणीय लाभ होगा। आर्थिक रूप से तो लाभ होगा ही, पर्यावरण से क्या? तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम होगा, कार्बन तटस्थता को बढ़ावा मिलेगा, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सहायता मिलेगा, ठीक है। और भारत में अधिशेष फसल अवशेष, जो अधिशेष फसल अवशेष हैं, अगर पूर्ण रूप से उपयोग किया जाए तो 17% तक अपनी ऊर्जा की पूर्ति इनसे हो सकता है। केवल कृषि के या फसल के अवशेष से 17% हो सकता है, 17% छोटा मोटा अमाउंट नहीं। जैव ईंधन के बाद
और जैव ईंधन से संबंधित पहल क्या लाया गया, तो प्रधानमंत्री जीवन योजना लाया गया, रिवर्स यूज कुकिंग ऑयल, ठीक है, गोवर्धन योजना लाया गया, मेथनॉल के उपयोग और लाभ, मेथनॉल जैसे इथेनॉल का उपयोग कर रहे हैं वैसे ही मेथनॉल का, और कॉप 26 में मीथेन प्लेजर नाम से भी एक कितना 30% मीथेन की कटौती की बात कहा गया था 2030 तक, ये भी बता देते हैं। चलो, मीथेन प्लेजर के नाम से था, प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो यूरोपियन कंट्री के द्वारा किया गया था ना। तो मिथेनॉल के उपयोग से लाभ क्या होगा, तो जल में घुलनशील होगा, आसानी से बायोडिग्रेडेबल होगा, जिसकी वजह से जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, ये एक बात बोलेंगे। पॉली जनरेशन अर्थात इससे किसी भी ऐसे संसाधन बनाया जा सकता है जिसे सीन गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। पारंपरिक ईंधन की तुलना में काफी सस्ता होगा मिथेनॉल, लगभग शून्य प्रदूषण होगा, और मौजूदा इंजन और ईंधन वितरण इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कम परिवर्तन करना पड़ेगा मेथनॉल अगर यूज कर रहे हैं तो। पेट्रोल और डीजल की जगह मिश्रित करके उपयोग किया जा सकता है। खाना पकाने में जो एलपीजी यूज किया जाता है, केरोसिन, लकड़ी, चारकोल का, तो उसकी जगह मेथनॉल जगह ले सकता है। अन्य लाभ क्या होगा, तो हमारे जो आयात करते हैं उस कम हो जाएगा, किसकी, पेट्रोलियम की आयात करते हैं, रोजगार पैदा करेगा। मेथनॉल आधारित उद्योग क्या होंगे, बढ़ावा होगा। मेक इन इंडिया क्या होगा, उसको प्रोत्साहन मिलेगा। वन संरक्षण की बात करें, वन संरक्षण की बात करें आप, देखो वन संरक्षण के बाद, यार अब हेडेक होने लगा थोड़ा सा। देखो वन संरक्षण की बात करेंगे, अब हमारे पास 10 स्लाइड है, 10 स्लाइड छोड़ देंगे तो फिर कल 10 स्लाइड है, हाँ हमसे तो नहीं रिकॉर्ड हो पाएगा 10 स्लाइड के लिए, तो 10 स्लाइड देख लेते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इसका क्या है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन का लक्ष्य क्या है, अगर लक्ष्य देखें तो भारत में के राष्ट्रीय स्तर निर्धारित योगदान जो एनडीसी योगदान है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वन संरक्षण के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। एनडीसी क्या बोला है कि 2005 से, याद होना चाहिए एनडीसी कितनी बार बोले हैं, लेकिन आज बता दे रहे हैं, एक ही बताएंगे सिर्फ। 2005 की अवस्था में जो CO2 था उसको 30 से 35% क्या कर देना, कम करना। तो राष्ट्रीय स्तर पे जो एनडीसी निर्धारित किया गया है उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षारोपण की सहायता से 25 से 3 बिलियन टन CO2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना, ठीक है। तो ये 25 से 3 बिलियन टन 2.5 से होगा, यहाँ पे 25 नहीं होगा, 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन CO2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना, कब तक, 2030 तक। दूसरा क्या कि भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का कम से कम कितना 1/3 भाग वनावरण या वृक्षावरण के अंतर्गत होना चाहिए। मतलब वन नीति कौन सा बोला था, 1988 वाले वन नीति में बोला गया कि 1/3 भौगोलिक भाग का पे क्या होना चाहिए, वन आवरण होना चाहिए या वृक्षावरण होना चाहिए। तो ये लक्ष्य को प्राप्त करने में वन संरक्षण हेल्प कर सकता है। दूसरा क्या है कि 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 की सिंक के रूप में लाया जा सकता है 2030 तक। वर्तमान स्थिति क्या है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्तमान स्थिति क्या है, तो भौगोलिक क्षेत्र पे 1/3 होना चाहिए, अर्थात 33.3% होना चाहिए, लेकिन है कितना, 24.62% है। मतलब 19 के पश्चात देखा जाए तो केवल 0.22% वृद्धि हुई है। 17 राज्य संघ राज्य क्षेत्र जैसे लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय के भौगोलिक क्षेत्रफल 33% से ज्यादा। तो कितने राज्यों का है ये तो मालूम होना चाहिए। 17 ऐसे राज्य या संघ शासित प्रदेश हैं जिसमें जो 1988 वन नीति में बोला गया था कि 1/3 होना चाहिए, वो उस सीमा को प्राप्त कर चुके हैं। कितने, 17। अब वनों का महत्व क्या है, वनों का महत्व फिर से वही बात है कि वनों का महत्व क्या,
तो वनों का महत्व देखो, लिथोस्फीयर देखो, हाइड्रोस्फीयर देखो, एटमॉस्फेयर महत्व देखो, बायो कम्युनिटी के लिए महत्व देखो, लिख लोगे 2-2 लाइन सब पे, हो गया महत्व। वन मुख्यतः पादप प्राणी जीवों को विविधता प्रजातियों को परिवास प्रदान करता है। वन मनुष्यों को आश्रय, आजीविका, जल, भोजन, ईंधन प्रदान करता है। लिख लो परितंत्र सेवाएं, वेरी इंपॉर्टेंट, परितंत्र सेवाएं यहीं पे बता देते हैं। परितंत्र सेवा क्या होता है? जब इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए हम कोई, जैसे कहते हैं ना कि किसी को कहते हैं कि सेवा कर रहे हैं, तो सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, मतलब कि क्या, किसी की सेवा करने का मतलब कि वो डैमेज स्टेज में है, असंतुलित स्टेज में है, सेवा करके उसके अंदर एनर्जी भर रहे हो। तो परितंत्र क्या है? डैमेज स्टेज में है और उसको क्या कर रहे हो? उसको इकोसिस्टम को चार्ज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? चार्ज कर रहे हो। जैसे मृदा अपरदन को रोक दिया, जल और वायु को शुद्ध कर दिया, तो परितंत्र को क्या कर रहे हो? स्वच्छ कर रहे हो। जो भी परितंत्र को स्वच्छ करने के लिए या पर्यावरण को संतुलित करने में जो भी सेवाएं की जाती हैं वही परितंत्र सेवाएं कहलाती हैं। जैसे मृदा अपरदन को रोकना, जल और वायु को शुद्ध करना, भौम जल का पुनर्भरण करना, जल संबंधी सूक्ष्म दक्षताओं के विनियमित करना, मनोरंजन गतिविधियां, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बफर के रूप में कार्य करना, ये सब हमारी परितंत्र सेवाएं। और एक बार पूछ लिया कि परितंत्र सेवाओं से आप क्या समझते हैं? उदाहरण से चर्चा कीजिए। 8 नंबर का हो गया कल्याण। सेवाएं, ये परितंत्र सेवाएं क्या होती हैं? मेरी बात समझ रहे हो ना? जलवायु परिवर्तन के निपटने हेतु कार्बन सिंक के रूप में कार्य करना, ठीक। योजना, नीतियां और पहले क्या चलाई गई हैं इसके लिए। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 लाया गया है। निम्नलिखित वन भूमि के वनीकरण के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है और राष्ट्रीय हरित भारत मिशन चलाया गया। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लाया गया। वन अग्नि से निपटने के लिए राज्यों की सहायता के लिए वन अग्नि रोकथाम प्रबंधन योजना लाया गया। अन्य कानून में देखें तो क्षतिपूरक जीव वनीकरण कोष अधिनियम 2016 लाया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया। स्कूल नर्सरी योजना लाया गया। नगर वन योजना लाया गया। कृषि वानिकी पे उप मिशन, हर मेड़ पर पेड़ जैसे योजनाएं लाई गई, ठीक है। तो योजनाएं और नीतियां और पहल भी आप बता सकते हो। उसके बाधाएं क्या है इससे जुड़ी बाधाएं क्या है भारत में वन प्रबंधन से लेकर। तो जो बाधाएं क्या हैं ये जान लो कि एक नई अपडेटेड वैज्ञानिक वन नीति की आवश्यकता है। बहुत पुरानी है, कितना है? 1988 की वन नीति पे हम लोग चल रहे हैं अभी भी। वन संरक्षण के लिए सीमित सरकारी बजट होती है हमेशा। कानूनों को प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जाता है। जो योजनाएं हैं उनको अच्छे से नहीं किया जाता, अतिक्रमण किया जाता है हमेशा। क्या भूमि को, जो प्राकृतिक भूमि है या भूमि के उपयोग में परिवर्तन हुआ, प्राकृतिक भूमि को सांस्कृतिक भूमि में चेंज कर दिया जा रहा है। अब वनावरण की परिभाषा में वृक्षारोपण शामिल है, तो प्राकृतिक वनों से स्पष्ट रूप से अलग हो जाता है। तो वनावरण की परिभाषा में वृक्षारोपण है, तो वन और वृक्षारोपण में या पौधारोपण में बहुत अंतर होता है। दूसरी बात है, जितने आदिवासी हैं, आदिवासी किस पे डिपेंड होते हैं? वन पे डिपेंड होते हैं। तो उनसे जुड़ी समस्याएं हैं, जैसे उनकी संकट की समस्या, उनकी आजीविका की समस्या। अब आ जाते हैं सामुदायिक वन अधिकार, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, CFR। अभी 2022 में न्यूज में क्यों था ये कि छत्तीसगढ़ ने जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो ST आदिवासियों के लिए सामुदायिक वन अधिकार को मान्यता दे दी। तो सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र साझी वन भूमि है। इसे किसी विशेष समुदाय द्वारा सतत उपभोग के लिए पारंपरिक रूप से सुरक्षित और संरक्षित किया जाता है। जब कोई समुदाय को ही दे दिया जाए कि भैया ये वन लो और तुम ऐसा करो, इसको सुरक्षित रखो और संरक्षित रखो, ठीक है। इसमें कोई भी श्रेणी का वन शामिल हो सकता है राजस्व वन शामिल हो, वर्गीकृत और अवर्गीकृत वन शामिल हो, डीम्ड वन शामिल हो, आरक्षित वन शामिल हो, संरक्षित वन हो या अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान आदि भी शामिल हो सकते हैं सामुदायिक वन अधिकार में। तो जो अधिकार है ये अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम, जो जिसको बोला जाता है
वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत इसको जो दिया गया है, छत्तीसगढ़ कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में आदिवासियों को क्या दिया गया है, सामुदायिक वन अधिकार दिया गया है। सामुदायिक वन अधिकार का मतलब कि वो समुदाय, जो समुदाय है जनजाति का, वही समुदाय उसका ध्यान रखेगा, सुरक्षित रखेगा और संरक्षित रखेगा। यही बस इसका मतलब है। इस निर्णय का महत्व क्या होगा भाई? पहली बात तो ट्राइब क्या होगी, मजबूत होगी। ग्रामीण क्या होंगे, सशक्त होंगे। वो समुदाय क्या होगा, सशक्त होगा। खाद्य सुरक्षा मजबूत होगा, क्योंकि वहीं पे चलता है, उन बनने के इर्द गिर्द उनकी जिंदगी घूमती है। जैव विविधता का संरक्षण होगा। जब प्लांट का संरक्षण होगा तब वाइल्ड एनिमल का भी संरक्षण होगा। मतलब उस क्षेत्र में जल का स्तर अच्छा होगा। फिर से वही महत्व के पूरा जोड़ लेना, पूरे लेवल पे, चारों लेवल पे जो बताते आ रहे हैं, चारों लेवल पे, लिथो, हाइड्रो, एटमॉस्फेयर, बायो कम्युनिटी में फायदा होगा, महत्व होगा। 2006 फॉरेस्ट अधिनियम, फॉरेस्ट एक्ट 2006 की बात करें, इसका पूरा नाम था अनुसूचित जनजाति अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। ये जो अधिनियम है, इसमें प्रावधान किया गया कि ग्राम सभा शुरू में एक प्रस्ताव पारित करेगी। कौन? ग्राम सभा। और इस प्रस्ताव में सिफारिश की जाएगी कि किस संसाधन पे किसके अधिकार को मान्यता दी जानी चाहिए। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि इस अधिनियम में जो फॉरेस्ट एक्ट 2006 है, इसमें ग्राम सभा क्या करेगी, शुरू में प्रस्ताव पारित करेगी। और वो प्रस्ताव में क्या बोलेगा कि किस संसाधन पे किसका अधिकार को मान्यता दिया जाए इस काउंट में। और ये प्रस्ताव किसको भेज दिया जाएगा? फिर ग्राम सभा से पारित होकर उपमंडल के स्तर पे जाएगा, और फिर उपमंडल के बाद में जिला स्तर पे जाएगा, और उसकी जांच की जाएगी जो प्रस्ताव पारित किया गया, जो उससे अधिकार है कि नहीं है। और उसके बाद जिला स्तर पे क्या किया जाएगा? अनुमोदित किया जाएगा, तो उसको अधिकार मिल जाएंगे। इस अधिनियम के तहत क्या क्या अधिकार दिए गए हैं? तो इसके तहत स्वामित्व का अधिकार दिया गया है। अधिकार ये कई बार पूछ लिया गया है, क्वेश्चन इवन एंथ्रोपोलॉजी में ही पूछा गया, लेकिन पूछा गया था कि 2006 अधिनियम का दिए जाने वाले अधिकार का वर्णन करें। तो स्वामित्व का अधिकार दिया जाता है, टाइटल का दिया जाता है। क्या? उन आदिवासियों या वनवासियों को भू स्वामित्व का अधिकार प्रदान करता है जिनके द्वारा भूमि पे 13 दिसंबर 2005 तक खेती की जा रही थी, और इसकी अधिकतम सीमा कितना है? 4 हेक्टेयर तक हो तो उनको दिया जाएगा। 13 दिसंबर 2005 तक अगर खेती कर रहा था तो उसको अधिकार में दे दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा भैया तुम्हारे टाइटल का ये जमीन है। दूसरा है उपयोग का अधिकार। इसमें जो भी वन से लघु वनोपज, माइक्रो फॉरेस्ट प्रोडक्ट, MFP होगा, उसका उपयोग, उसका स्वामित्व, चरगाह क्षेत्र है, अगर उस वन क्षेत्र में चरगाह है तो उस चरगाह क्षेत्र, पशुचरण मार्ग के उपयोग करने का अधिकार दिया जाता है। उपयोग का अधिकार, राहत और विकास का अधिकार, कि ऐसा ना हो कि इस अधिकार का प्रयोग अवैध बेदखली या जबरन विस्थापन के मामले को पुनर्वास हेतु बुनियादी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हालांकि यह अधिकार वन संरक्षण हेतु लाए गए प्रतिबंधों के अधीन होगा। मतलब राहत और विकास का भी अधिकार इसमें दिया गया है। वन प्रबंधन अधिकार क्या मतलब? क्या कि वन और वन जीवों का संरक्षण करना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर मौजूद परिस्थितियों के रूप में महत्वपूर्ण व संवेदनशील क्षेत्रों को ES इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन के रूप, एनवायरमेंट सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन के रूप में माना जाता है। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र की बात हो रही है। इको सेंसिटिव जोन होता क्या है? तो इको सेंसिटिव जोन कौन से एक्ट के तहत परिभाषित किया गया हो? तो 1986 एक्ट के तहत किया गया, प्रीक ऑफ एक्ट है, ठीक है। तो इको सेंसिटिव जोन होते क्या है? तो वो क्षेत्र होते हैं जिसके चारों ओर मौजूद पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र शामिल होते हैं। वो पारिस्थितिकी रूप से क्या हो? महत्वपूर्ण हो और संवेदनशील हो। वो अगर क्षेत्र शामिल हो, उसी क्षेत्र को क्या बोला जाता है?
इको सेंसिटिव जोन बोला जाता है। और इन्हें औद्योगिक प्रदूषण और अनियंत्रित विकास के संरक्षण प्रदान करने हेतु निर्धारित किया गया है कि ऐसा ना हो कि जैसे हमने अगर डिक्लेयर कर दिया कि ये जोन ESZ है, ESZ है, इको सेंसिटिव जोन क्षेत्र है, तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा कि अनियंत्रित दोहन करेगा संसाधनों का या उद्योग में बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाएगा, नहीं। सेंसिटिव होगा, एक सीमित ही इनको सीमित में बांध दिया जाएगा उपयोग करने के लिए। तो मतलब कि इनको प्रदूषण और अनियंत्रित विकास से संरक्षण प्राप्त करने के लिए ESZ घोषित किया जाता है। अधिसूचित किया जाता है कि इसे केंद्र सरकार अर्थात पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया जाता है। तो इको सेंसिटिव जोन को किसके तहत अधिसूचित किया जाता है? फिर से अगेन क्रिकेट क्वेश्चन। इसे घोषित करने का उद्देश्य क्या है? क्या है उद्देश्य? ये जहां इससे ESZ होता है, घोषित किया जाता है, वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह। उच्च संरक्षण की आवश्यकता वाले क्षेत्र से लेकर कम संरक्षण की आवश्यकता वाले क्षेत्रों तक के लिए ट्रांजिशन जोन के रूप में कार्य करता है। मतलब जैसे कि हम कहें ये यहाँ पे हम जरा सा बात करते हैं, ये ऐसा है कि यहाँ पे तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, कोई काम नहीं करोगे। यहाँ पे है इसके पहले कोई काम करो, क्या कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बिल्कुल मनाही है, इसके बीच में ESZ आ जाता है, बफर के रूप में आ जाता है। यहाँ पे काम भी कर सकते हो, प्रोटेक्शन है, मतलब दोनों की खिचड़ी है, मिश्रित है, इसलिए हम कहते हैं सेंसिटिव जोन है। जो भी उद्योग प्रदूषण है या संरक्षण की बात है, वो बात किया जाता है कि प्रदूषण को सीमित किया जाएगा या असीमित इनको क्या कहते हैं, पावर या शक्ति नहीं दिया जाएगा दोहन करने के लिए। यहाँ पे मानव गतिविधियों को प्रतिबंधित नहीं किया जाता, जबकि यहाँ प्रतिबंधित किया जाता है। यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं प्रतिबंधित किया जाता है, यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है कि देख भैया ऐसा है, इस चीज को दोहन नहीं करना, ये सेंसिटिव जोन है। 2011 के दिशा निर्देश के अनुसार ESZ का विस्तार क्षेत्र, देखो कोई भी संरक्षित क्षेत्र है, मान लो कि ये संरक्षित क्षेत्र है, उसके चारों ओर 10 किलोमीटर की, ये 10 किलोमीटर की रेडियस में जो होगा वो ESZ होगा, ठीक है। रंगराज क्या है, R कस्तूरी के पश्चिम घाट के लिए, पश्चिमी घाट में क्या हो रहा था, एक केस स्टडी बता रहे हैं। ऐसे बोलने का मन नहीं कर रहा, फिर भी हिम्मत ये है कि एक दो और स्लाइड है, बोल देंगे हो जाएगा। पश्चिमी घाट के में क्या हो रहा था कि अतिक्रमण बहुत ज्यादा हो रहा था, तो के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में पश्चिमी घाट की एनालिसिस करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी पश्चिमी घाट को अवलोकन करने के लिए। उसने निर्धारित किया था कि यही 10 किलोमीटर तक निर्धारित इससे ESZ मतलब संवेदनशील गलियारे, कनेक्टिविटी परियोजनाएं, पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र जो संरक्षित क्षेत्र के भूदृश्यों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है, यदि वे इनसे 10 किलोमीटर से अधिक दूर भी हैं तो भी इसमें ESZ में शामिल किया गया है। ESZ मतलब इको सेंसिटिव जोन क्षेत्र का वितरण और विनियम का विस्तार अलग अलग संरक्षित क्षेत्रों के आधार पर भिन्न भिन्न है। जैसे कि पश्चिमी घाट के लिए अलग रखा गया है ना, उसमें कि कस्तूरी रंगन की कमेटी को जरूर बताना इस चीज का केस स्टडी, ठीक है। अब हम बात करें चलना मालिक, ये अगर इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन को देखा जाए, गतिविधियों के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक प्रतिबंधित मतलब वहां पे वाणिज्यिक खनन, आरा मिल की स्थापना, प्रदूषणकारी उद्योग, बृहद जल विद्युत परियोजना इत्यादि का क्या किया जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है। विनियमित क्षेत्र रक्षा उपायों के साथ अनुमति दिया जाता है इसमें, जैसे वृक्षों की कटाई, होटल, रिसोर्ट की स्थापना,
कृषि प्रणाली के व्यापक बदलाव, सड़कों की चौड़ीकरण, विदेशी प्रजातियों को लाना, ये सब विनियमित। एक होता है स्वीकृत, परमिसिबल, वर्षा जल का संचय करना, जैविक कृषि करना हो उसके क्षेत्र में, स्थानीय समुदाय द्वारा की जा रही कृषि और बागवानी पद्धतियां, समस्त गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना, एटीसी को स्वीकृत है। तो 3 में रखा जाता है इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन। एक होता है प्रोहिबिटेड, एक होता है रेगुलेटेड लेकिन रिस्ट्रिक्टेड विथ सेफगार्ड, परमिसिबल एक होता है स्वीकृत। तो 3 इकोसिस्टम जोन हो सकते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार। अब ठीक है, तो हम लोग का आज जो टारगेट था पूरा हो गया, although थोड़ा टाइम लगा, धीमे से बोला, नहीं समझ में आया होगा तो हमें व्हाट्सएप पे जरूर डाल देना ना, जब भी वीडियो देखना तब भी व्हाट्सएप पे डाल देना, मैं बता दूंगा। कुछ भी अगर हो सकता है कि कनेक्ट नहीं कर पाओ हो या हम थोड़ा सा रिचफुल नहीं बोले हम, तो अगर लगता है तो चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।